केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर मैं सर्वेश कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पावर प्लांट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा थर्मल पावर प्लांट या थर्मल स्टेशन, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र या तापीय स्टेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार कोयले को जलाकर ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है और इस ऊष्मा का उपयोग टरबाइन को चलाने में किया जाता है, जिससे टरबाइन अपना कार्य करता है और कार्य करने के बाद जनरेटर को ऑपरेट करता है। ऑपरेट होने के बाद जनरेटर से हमको विद्युत उत्पन्न हो जाती है। परंतु इस थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए कुछ नियम है, कुछ साइकिल्स हैं, तो उस पर सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो साइकिल आता है, चक्र आता है, ये होता है ऊष्मागतिकीय चक्र। मतलब ऊष्मा को किस प्रक्रम में, किस प्रकार उस सिस्टम में मूव किया जाता है जिससे कि हमको बिजली का उत्पादन कर सकें या थर्मल पावर प्लांट को हम लोग चला सकें। तो इसमें सबसे पहला है ऊष्मागतिकीय चक्र। ऊष्मागतिकीय चक्र कुछ संक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा के कुछ भाग को कार्य में परिवर्तित करता है तथा शेष भाग को अपने साथ रिसीवर में ले जाता है। तो आपने देखा ऊष्मागतिकीय चक्र में क्या होता है कि कुछ भाग को वो ग्रहण करता है और कुछ भाग को कार्य में परिवर्तित करता है तथा शेष भाग को वो रिसीवर में ले जाता है, जिसके माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है। ऊष्मागतिकीय चक्र के निम्न प्रकार हैं। ये लगभग 4 प्रकार का होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्थिर आयतन प्रक्रम, स्थिर दाब प्रक्रम, स्थिर ताप प्रक्रम और लास्ट होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थिर आयतन प्रक्रम। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आयतन को स्थिर रख के ताप और दाब में परिवर्तन किया जाता है। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के अंतर्गत यदि कार्यकारी पदार्थ के आयतन में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर आयतन प्रक्रम कहते हैं। अगर हम स्थिर दाब प्रक्रम की बात करें तो इसमें दाब स्थिर रहता है और आयतन और ताप में परिवर्तन किया जाता है। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत यदि कार्यकारी पदार्थ के दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर दाब प्रक्रम कहते हैं। स्थिर ताप प्रक्रम ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अंतर्गत यदि कार्यकारी पदार्थ के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर ताप प्रक्रम कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रम है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जो इस प्रकार घटित हो कि कार्यकारी पदार्थ को ना तो ऊष्मा प्राप्त हो और ना ही वह ऊष्मा त्याग सके, इस प्रकार के प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हमारा ये सेलो का बोतल वगैरह आता है जिसमें कि पानी को ठंडा रखा जाता है, गर्म रखा जाता है, तो वो हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत कार्य करता है। उसमें एक बार अगर हम पानी को गर्म करके डाल देते हैं तो पानी हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि वह वातावरण के संपर्क से हट जाता है। न तो वह अपनी ऊष्मा को त्याग सकता है और न तो वातावरण से अपनी ऊष्मा को ले सकता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग वाष्प इंजन में करते हैं, एयर कंप्रेशर में करते हैं जिसको हम वायु संपीड़क कहते हैं, और दहन इंजन में करते हैं। ठीक है, अब हम वर्गीकरण पे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है वाष्प शक्ति चक्र और दूसरा है गैस शक्ति चक्र। वाष्प शक्ति चक्र को हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। रैंकिंग चक्र, पुनः तापन चक्र, पुनः उत्पादन चक्र, पुनः तापन एवं पुनः उत्पादन चक्र, अतिक्रांतिक चक्र, दाब चक्र, द्विवाष्पीय चक्र और टॉपिंग
चक्र। अगर हम गैस शक्ति साइकिल की बात करें, गैस पावर साइकिल की बात करते हैं, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: स्फुलन प्रज्वलन चक्र, संपीड़न प्रज्वलन चक्र, गैस टरबाइन चक्र। वाष्प शक्ति चक्र का प्रयोग बाह्य दहन इंजनों में एवं गैस शक्ति चक्र का प्रयोग अंतः दहन इंजनों में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। रैंकिंग चक्र। अगर हम रैंकिंग चक्र की बात करते हैं तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बॉयलर का उपयोग हुआ है, टरबाइन का उपयोग हुआ है, पंप का उपयोग हुआ है और कंडेंसर का उपयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पंप के माध्यम से किसी भी पानी को हम लोग बॉयलर में डालते हैं। बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर पानी को गर्म करता है। किसके माध्यम से गर्म करता है? कोयले के माध्यम से गर्म करता है, ताप के माध्यम से गर्म करता है। उसके बाद जब ये वाष्प बन जाता है, ये द्रव, तो उसको टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन में भेजने के बाद इसको फिर हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग थियरी देख लेते हैं। थियरी क्या है इसमें? इसका एक ग्राफ भी है, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 1 इस प्रकार का ये होता है, जो कि दाब और आयतन के बीच में बनाया जाता है। यह चक्र भाप शक्ति संयंत्र के लिए एक आदर्श चक्र है। जो हमारा वेपर पावर प्लांट है उसके लिए ये बहुत ही आइडियल साइकिल होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः भाप इंजनों या भाप टरबाइन के वास्तविक चक्रणों से तुलना करने के लिए किया जाता है। अतः भाप शक्ति संयंत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण चक्र है। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 क्या होता है, यहाँ से और यहाँ 1 से होकर 2 में जब जाता है तो वहाँ क्या होता है, 2 से 4, 2 से 3, 3 से 4। तो इस प्रकार से हम लोग चारों प्रक्रम को यहाँ पर पढ़ेंगे। यह प्रक्रम दाब आयतन आरेख द्वारा प्रदर्शित होता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत बॉयलर में स्थिर आयतन एवं स्थिर दाब पर ताप को बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ पूर्णतः भाप में परिवर्तित होता है। मतलब कि प्रथम चक्र में जो भी हम कार्यकारी पदार्थ दे रहे हैं, जैसे जल है, तो उसको हम लोग किस में परिवर्तित कर देते हैं? भाप में परिवर्तित कर देते हैं। द्वितीय में क्या होता है? यह प्रक्रम दाब आयतन आरेख द्वारा प्रदर्शित है। इस प्रक्रम के अंतर्गत बॉयलर में स्थिर आयतन एवं स्थिर दाब पर ताप को बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ पूर्णतः भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम द्वितीय प्रक्रम की बात करें तो इस प्रक्रम में भाप का रुद्धोष्म विस्तार होता है। मतलब न तो उष्मा इसमें अंदर आ सकता है, न तो बाहर जा सकता है, तथा भाप की उष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस रुद्धोष्म के कारण कार्यकारी पदार्थ की उष्मा कम हो जाता है। भाई जब उष्मा नहीं दे पाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। और तीसरा प्रक्रम क्या होता है? इस प्रक्रम में निष्कासित भाप का संघनित्र में स्थिर दाब एवं समान ताप पर संपीड़न होता है, साथ ही संघनन भी होता है। संघनन का मतलब उसको भाप में परिवर्तित किया जाता है, बूंदों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। चौथा प्रक्रम, इस प्रक्रम के द्वारा तीसरे प्रक्रम में संघनित्र से प्राप्त जल को पंप की सहायता से पुनः बॉयलर में भेजा जाता है, पुनः बॉयलर में भेज दिया जाता है, जिससे कि वो फिर से भाप का उत्पादन कर सके। रीहीट साइकिल में क्या होता है? पुनः तापन चक्र में क्या होता है? इसमें आप लोग देख रहे हैं कि किस किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लो प्रेशर टरबाइन का उपयोग किया गया है, हाई प्रेशर टरबाइन का उपयोग किया गया है, बॉयलर का उपयोग किया गया है जिसमें हीटर भी लगाया गया है, पंप का इस्तेमाल किया गया है, कंडेंसर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर, बॉयलर, हीटर, पंप और कंडेंसर का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके थ्योरी की बात करते हैं। तो पुनः तापन चक्र का उद्देश्य प्रारंभिक दाब को बढ़ाकर संयंत्र की दक्षता को बढ़ाना होता है। एक्चुअली में जितने भी साइकिल हैं वो सभी साइकिल हमारे दक्षता को बढ़ाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा भाप सर्वप्रथम निकालकर उच्च दाब टरबाइन में भेजा जाता है, जहां इसके विस्तार के अंतर्गत किसी मध्यवर्ती स्टेज पर टरबाइन से भाप को निकाला जाता है और बॉयलर में भेजकर पुनः इसका अतितापन किया जाता है।
इस प्रकार से प्राप्त भाप को निम्न दाब टरबाइन में भेजा जाता है, जहां भाप के विस्तार के बाद इसको संघनित्र में भेज दिया जाता है। संघनित्र से पंप के द्वारा इस कार्यकारी पदार्थ या जल को बॉयलर में भेजा जाता है। इसके बाद पुनः साइकिल रीहीट चक्र प्रारंभ हो जाता है। अगर हम पुनः उत्पादन चक्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग टरबाइन का उपयोग कर रहे हैं, बॉयलर का उपयोग कर रहे हैं, पंप का उपयोग कर रहे हैं, हीटिंग का उपयोग कर रहे हैं, पंप का उपयोग कर रहे हैं, हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और संघनित्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है कि रीजनरेटिंग मतलब बार बार हम उसका उत्पादन कर रहे हैं भाप का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पुनः उत्पादन चक्र में संघनित्र से जल बॉयलर में भंजन से पहले गर्म करते हैं। इसके लिए टरबाइन के भाप को प्रयोग करते हैं। टरबाइन में भाप के विस्तार में बॉयलर से ऊष्मा निकलकर बॉयलर में लगे हीटिंग चैम्बर में भेजा जाता है, जो कि बॉयलर में पुनः निवेशित जल को गर्म करता है। इस क्रिया को ब्लीडिंग कहते हैं। भाप की ऊष्मा जल को तापकों में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि टरबाइन की निकास भाप के साथ संघनित जल व्यर्थ न चला जाए। इस प्रकार संघनित जल को ऊष्मा प्रदान कर इसका पुनर्योजन किया जाता है। यह प्रक्रिया करने से प्लांट की दक्षता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि रीहीटिंग एंड रीजनरेटिंग साइकिल क्या होता है। रीहीटिंग मतलब दोनों को मिला दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो पुनः तापन बॉयलर लगा हुआ है, उच्च दाब टरबाइन लगा है, निम्न दाब टरबाइन लगा है, जनरेटर लगा है, संघनित्र लगा है, पंप लगा है और ये दाब तापक लगा हुआ है, पंप लगा है, उच्च दाब तापक लगा, ये निम्न दाब तापक है, ये उच्च दाब तापक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है थियरी इसमें। सामान्यतः 80 kg/cm² या इससे अधिक परम दाब वाले संयंत्रों में इस चक्र का इस्तेमाल होता है। पुनः तापन पुनर्योजी चक्र की दक्षता बढ़ाने के लिए पुनः तापन एवं पुनर्योजी चक्र को सम्मिलित कर एक चक्र बनाया जाता है। इससे दक्षता बढ़ता है। द्विआष्पीय चक्र, इसमें 2 कार्यकारी पदार्थ प्रयोग किया जाता है। अन्य चक्रों में केवल भाप ही कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्विआष्पीय चक्र में 2 कार्यकारी पदार्थ प्रयोग किया जाता है, जो तरल भाप एवं पारा मरकरी भाप होता है। चक्र में भाप तथा पारा वाष्प को 2 अलग अलग परिपथ हैं। पहले परिपथ में पारा वाष्प का उत्पादन पारा बॉयलर में किया जाता है और टरबाइन में जाकर वाष्प का विस्तार करता है, और यही पारा वाष्प संघनित्र होकर पुनः बॉयलर में भेज दिया जाता है। दूसरे परिपथ में ऊष्मा विनिमित्र में पारा वाष्प के द्वारा निकली ऊष्मा का भाप बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह भाप बॉयलर से होते हुए हीटर में हीट होकर बॉयलर में चली जाती है। यही इसका विस्तार होता है और यह संघनित्र में चला जाता है। संघनित्र में इकट्ठे जल को ऊष्मा विनिमित्र में भेज दिया जाता है, जिससे प्लांट की दक्षता में सुधार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगा होता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाप टरबाइन लगा हुआ है, बॉयलर लगा हुआ है, पारा टरबाइन लगा हुआ है और हीटिंग एक्सचेंजर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, संघनित्र लगा हुआ है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं अतिक्रांतिक दाब चक्र। 218.1 kg/cm² के क्रांतिक दाब पर भाप तथा पानी एक ही घनत्व रखते हैं और मिश्रित अवस्था में रहते हैं। जब यह मिश्रण 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करते हैं तो शुष्क एवं अति संतृप्त भाप प्राप्त होती है। इस चक्र पर कार्य करने वाले प्लांट को अतिक्रांतिक दाब चक्र कहते हैं। टॉपिंग चक्र क्या है। कभी कभी पुराने निम्न दाब संयंत्रों की ऊष्मीय दक्षता तथा शक्ति उपजाने की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले स्थापित संयंत्र में निम्न दाब टरबाइन के साथ उच्च दाब टरबाइन का
लगा दिया जाता है। निम्न दाब टरबाइन के साथ उच्च दाब टरबाइन लगा दिया जाता है। बॉयलर में बनी भाप पहले उच्च दाब टरबाइन में जाती है, जहां इसका निकास संघनित्र में न करके सीधे ही एक हीटर में कर दिया जाता है। हीटर में भाप अति संतृप्त होकर निम्न दाब टरबाइन में भेजी जाती है, जहां से इसका निकास संघनित्र में हो जाता है। इस प्रकार पुराने संयंत्र के चक्र में सुधार हो जाता है, जिसे टॉपिंग चक्र कहते हैं। अब देखिए तापीय विद्युत संयंत्र, ये आप लोगों का एक अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ से हमारा हीटिंग पावर प्लांट या ताप विद्युत संयंत्र का वो हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से इसको कायदे से कर लिया जाएगा। आप लोग नोट्स बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और इसी टाइम में हम लोगों को पूरा काम करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।